तो आज हम बात करेंगे कि रिडक्स टूलकिट के बारे में, है ना। रिडक्स टूलकिट क्या है? तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो रिडक्स है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है जो कि स्टेट मैनेजमेंट के यूज में आती है। अगर हमको रिएक्ट के अंदर स्टेट मैनेज करना है तो हम रिडक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेट मैनेजमेंट मतलब रिडक्स को हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं या कोई और फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का है उसके साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये दोनों अपने आप में रिडक्स इंडिविजुअल काम करती है और रिएक्ट इंडिविजुअल काम करती है ना। अब देखिए जैसे रिडक्स है, लेकिन अगर आप यहाँ पर रिडक्स को रिएक्ट के साथ यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स होता है, तो आपको रिएक्ट रिडक्स पैकेज को जो है वो इंस्टॉल यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर आपको रिडक्स यूज करना है रिएक्ट के साथ तो आप यूज कर लोगे यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स नाम का एक पैकेज, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग डॉम के साथ अगर रिडक्स यूज करते हैं तो रिएक्ट डॉम होता है ना। अगर हमको रिएक्ट में कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनानी तो हम लोग रिएक्ट नेटिव का यूज यहाँ पर करते हैं। उसी तरीके से अगर हमको रिडक्स यूज करना है रिएक्ट के साथ तो हम यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स का यूज यहाँ पर हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमको क्या होता है रिएक्ट के अंदर हमको क्या करना पड़ता है कि जैसे ये हमारा इनर कंपोनेंट है और ये आउटर कंपोनेंट है, ये आउटर कंपोनेंट है और ये भी आउटर कंपोनेंट है, और हमको डेटा को आउटर कंपोनेंट से इनर कंपोनेंट पे हमको भेजना है। अगर हमको डेटा आउटर कंपोनेंट से इनर कंपोनेंट में भेजना तो हम यहाँ पर स्टेट का यूज करेंगे, है ना। तो अब रिएक्ट रिडक्स टूलकिट क्या है? रिडक्स टूलकिट क्या है? तो जो काम हम रिडक्स में करते हैं, है ना, रिएक्ट टूलकिट रिडक्स टूलकिट जो होता है वो भी एक पैकेज है, और रिडक्स टूलकिट हमारे रिडक्स के काम को इजी कर देता है। यानी कि अगर हम रिडक्स टूलकिट यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे हमको डीबगिंग का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम लोग कोई थर्ड पार्टी सर्विस मतलब कोई भी कोड हम ऐसा लिख रहे हैं जो असिंक्रोनस कोड है या डेटा थर्ड पार्टी से आ रहा है तो उसकी डीबगिंग भी हमको रिडक्स टूलकिट के माध्यम से इजीली मिल जाती है। तो रिडक्स टूलकिट भी एक पैकेज है अपने आप में जो कि क्या करेगा, आपके रिडक्स के कोड को इजी कर देगा, मतलब बहुत सारा काम हमारा ऑटोमेटेड ऑटो मोड पे हो जाएगा। तो हमारे काम को इजी बना देगी रिडक्स टूलकिट। तो हम जो एग्जांपल करेंगे उसमें हम लोग रिडक्स टूलकिट का ही यूज करेंगे। तो हमने देखा कि रिडक्स क्या है। रिडक्स अपने आप में एक सेपरेट लाइब्रेरी है जो स्टेट मैनेजमेंट का काम करती है, और ये रिएक्ट से इंडिविजुअल है। रिएक्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। हम इसको कोड जावास्क्रिप्ट के साथ और किसी भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के साथ यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि रिएक्ट रिडक्स क्या है। अगर हमको रिडक्स को रिएक्ट के साथ यूज करना है तो हम लोग यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स यूज करेंगे। और रिडक्स टूलकिट क्या है? तो रिडक्स टूलकिट हमको रिडक्स के कोड को इजी करने में सपोर्ट देने वाली एक लाइब्रेरी है, एक पैकेज है, जिससे हमको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट मिल जाता है। जैसे हमको अगर डीबगिंग करनी है रिएक्ट के अंदर स्टेट को ब्राउजर पे हमको डीबगिंग करनी है तो रिडक्स टूलकिट के माध्यम से हम लोग उसको डीबगिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप रिडक्स को यूज करोगे या जब आप रिडक्स टूलकिट को यूज करोगे तो एक स्टोर हमको बनाना पड़ता है ना। अब इस स्टोर का क्या मतलब होता है? तो देखिए स्टोर का मतलब यहाँ पर सेपरेट एक डेटा से है। स्टोर का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक यहाँ पर एक स्टोर बना दिया, राइट। अब ये स्टोर क्या करेगा ना कि इस स्टोर का क्या मतलब है? इस स्टोर का मतलब यहाँ पे सेपरेट डेटा से है कि यहाँ पे डेटा पूरा यहाँ पे रखा रहेगा स्टोर के अंदर। और जैसे मान लो हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इस स्टोर के अंदर दो सब स्टोर बनेंगे। एक सब स्टोर हमारा बनेगा प्रोडक्ट के नाम से और एक सब स्टोर हमारा बनेगा कार्ड के नाम से। ये बेसिकली ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, एक स्लाइस है डेटा की, मतलब इस ये पूरा डेटा आपका स्टोर के अंदर रहेगा और सब स्टोर बना के मिनी स्टोर बना बना के हम लोग डेटा को लेके आएंगे। तो ये जो मिनी स्टोर है वो क्या है? जो मिनी स्टोर है वो अपने आप में जो मिनी स्टोर है वो हमारा अपने आप में एक स्टेट है, ठीक है। जैसे मैंने बताया एग्जांपल में
ई कॉमर्स के एग्जाम्पल में तो प्रोडक्ट हमारा एक स्टेट हो जाएगा और कार्ड हमारा एक स्टेट हो जाएगा, और ये पूरा डेटा रहेगा स्टोर के अंदर, और हम इन डेटा को यहाँ से गेट करेंगे और सेट करेंगे। ठीक है। अब अगर आपका जैसा आपने स्टोर बनाया, स्टोर के अंदर आपने प्रोडक्ट नाम से ये स्टोर को कॉन्फ़िग किया। अगर आपको मान लीजिए प्रोडक्ट में कुछ डेटा को ऐड करना है या डेटा को चेंज करना है, डेटा को अल्टर करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको बनाना होता है, कोई भी डेटा को चेंज करने के लिए हमको बनाना होगा यहाँ पे रिड्यूसर्स। तो जो रिड्यूसर्स होते हैं उनका क्या काम होता है? हम बिना रिड्यूसर्स के स्टोर से डेटा नहीं निकाल सकते। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? हम बनाएंगे रिड्यूसर्स। तो रिड्यूसर्स का क्या काम होगा यहाँ पर? रिड्यूसर्स का काम होगा स्टेट में डेटा को चेंज करना। अगर आप स्टोर के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रिड्यूसर बनाना पड़ेंगे। ठीक है। फिर हमको दो हुक भी है जो यूज करने होते हैं। ये दो हुक हमको रिडक्स टूलकिट से मिलते हैं। तो उसमें पहला हुक हमारा होता है यहाँ पर यूज स्टेट। तो यूज सेलेक्टर, सॉरी यूज स्टेट नहीं, यूज सेलेक्टर होता है। तो यूज सेलेक्टर का क्या मतलब होता है? अब यूज सेलेक्टर जो होता है वो इसमें से अगर हमको डेटा गेट करना है तो हम यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे। और अगर हमको डेटा, ये बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट ही होता है। जब मैं इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, जब पूरा एक एग्जांपल में प्रैक्टिकल करेंगे हम, तब समझ में आएगा कि रिड्यूसर क्या होते हैं और स्टोर कैसे बनता है और दोनों हुक का कैसे यूज करना। तो पहला हुक हमने देखा जो कि हमारा होता है यूज सेलेक्टर। अब मैं दूसरा हुक आपको बताता हूं। दूसरा हुक हमारा जो है वो होता है यूज डिस्पैच। तो यूज डिस्पैच का क्या मतलब होता है? यूज डिस्पैच का मतलब होता है डेटा को अगर चेंज करना है, डेटा को सेट करना है तो हम यूज डिस्पैच का यूज करेंगे। डेटा गेट करना है तो हम यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे। और ये दोनों लिंक रहेंगे रिड्यूसर के साथ। यानी कि हम जो डेटा स्टेट के अंदर से या स्टोर के अंदर से जो डेटा हमको अल्टर करना है या डेटा गेट करना है या डेटा सेट करना है, वो पूरा डेटा हम रिड्यूसर के माध्यम से करेंगे। और रिड्यूसर में क्या होगा? हमारा यूज सेलेक्टर होगा और यूज डिस्पैच होगा। अब हम इसका एक पूरा एग्जाम्पल बनाएंगे तो उस एग्जाम्पल से ये पूरी जो थ्योरी है वो क्लियर होगी कि किस तरीके से डिस्पैच बनेगा, किस तरीके से सेलेक्टर का यूज करना है, किस तरीके से स्टोर का यूज करना है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल बनाने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे रिडक्स के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे मैंने ओपन किया गिटहब, और गिटहब पे मैं एक रिपोजिटरी बनाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं एक न्यू रिपोजिटरी बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ रिडक्स टूलकिट। तो मैंने यहाँ पे रिडक्स टूलकिट के नाम से एक रिपोजिटरी बना दी है जो कि एक पब्लिक है, और मैंने यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी की है। अब हम चलते हैं VS कोड की तरफ। तो ये VS कोड है और मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे, और इस फोल्डर को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर रिडक्स को कॉन्फ़िग करेंगे, रिएक्ट को कॉन्फ़िग करेंगे, और पूरा जो कोड है वो मैं इस रिपोजिटरी के ऊपर डिप्लॉय करूंगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर रिडक्स को रिएक्ट को कॉन्फ़िग कर लेते हैं। तो मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक npm इंस्टॉल के थ्रू रिएक्ट को जो है वो मैं यहाँ कॉन्फ़िग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ npm, मैंने यहाँ पे लिखा npm create, और ये मेरा पैकेज मैंने लिख लिया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटेस्ट। ठीक है। लेटेस्ट लिखने के बाद में प्रोजेक्ट का नेम, तो प्रोजेक्ट के नेम में मैं यहाँ पे दे देता हूँ रिडक्स डेमो। ये मैंने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया रिएक्ट, ये रिएक्ट हो गया, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया जावास्क्रिप्ट। cd करके मैं रिडक्स डेमो के अंदर गया और यहाँ पर मैंने npm इंस्टॉल सेलेक्ट कर लिया, और फिर npm रन देव में करूंगा तो मेरा जो रिएक्ट है वो यहाँ पर कॉन्फ़िग हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और npm रन देव, यहाँ पर ये पैकेज जो है वो डाउनलोड हो जाने के बाद में मैं npm रन देव इंस्टॉल करूंगा।
तो ये पैकेज डाउनलोड हो रहा है, पहले ये पैकेज डाउनलोड हो जाए, उसके बाद में मैं यहाँ पे npm run dev को इंस्टॉल करूँगा। तो ये पैकेज मेरा डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर npm run dev रन करूँगा, npm run dev इंस्टॉल करूँगा। तो npm run dev से क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे रिडक्स और रिडक्स टूल किट, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो कि रिएक्ट से रिलेटेड है, तो हमको इसमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो हम लोग पहले पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ, प्रोजेक्ट को ब्रेक करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पैकेज इंस्टॉल करूँगा। तो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा npm, इसको थोड़ा जूम पे कर लेते हैं हम, npm, और npm के बाद में इंस्टॉल के लिए मैं सिंपल i लिखता हूँ और npm इंस्टॉल, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा @ और यहाँ पर मैं लिखूंगा रिडक्स JS ये पैकेज, और रिडक्स JS, और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा टूल किट। एक तो मेरे को ये पैकेज चाहिए यहाँ पर, है ना, रिडक्स JS टूल किट और रिएक्ट रिडक्स। तो अभी मेरे को दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल रिएक्ट, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को रिडक्स। तो मैंने रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल किट, ये दोनों, ये जो रिक्वायर्ड पैकेज थे वो मेरे यहाँ पर इंस्टॉल हो गए। अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे हमारी रिडक्स एप्लीकेशन, जो कि एक एप्लीकेशन, हमारी छोटी सी एक एप्लीकेशन जो कि रिडक्स के थ्रू हम बनाएंगे, और एक काउंटर ऐप हम बनाएंगे जिसमें हम 3 तरह के काउंटर रखेंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। तो ये पूरी एप्लीकेशन हम जो है वो किस तरीके से बनाएंगे, वो उसमें हम लोग रिडक्स टूल किट का यूज करके पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे बनाएंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पैकेजेस थे, वो हमारे रिक्वायर्ड पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हमको एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करना है। तो एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, रिडक्स डेमो के अंदर जाते हैं, और अब हम एप्लीकेशन, काउंटर एप्लीकेशन हमको बनानी है, वो भी रिएक्ट रिडक्स टूल किट का यूज़ करके। तो हम लोग यहाँ पर काउंटर एप्लीकेशन बनाएंगे। तो काउंटर एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है ना। इंडस्ट्री में जो जिस तरीके का फाइल स्ट्रक्चर यूज होता है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमको सबसे पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा SRC के अंदर। तो SRC के अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, APP करके मैंने एक फोल्डर बना दिया, और इसके अंदर हम बनाएंगे क्या, store.js। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा store.js। तो ये हमारी store.js हो गया, एक फाइल हो गई, और ये हमारा यहाँ पर store.js हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, store.js बन गया हमारा। अब हमको बनाना होता है एक फीचर्स फोल्डर। तो मैं यहाँ पर एक फीचर्स फोल्डर बनाऊंगा, SRC के अंदर ही मैं यहाँ पर एक फीचर्स फोल्डर बनाऊंगा। तो SRC के अंदर मैंने यहाँ पे एक फीचर्स फोल्डर बना दी। फीचर्स फोल्डर के अंदर मेरे को बनाना पड़ेगा स्लाइस, राइट, एक कॉन्फ़िग फाइल बनानी पड़ेगी जो कि किसी भी नाम से बनाई जा सकती, लेकिन जो रिएक्ट की तरफ से जो प्रैक्टिस है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस जो है, वो ये कहता है कि आप कंपोनेंट के नेम से बनाओ, या जो स्लाइस आप बनाना चाहते हो। जैसे हम काउंटर एप्लीकेशन बनाने चाह रहे हैं तो हमको काउंटर स्लाइस डॉट जेएस बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। तो फाइल में मैंने बना दी काउंटर और काउंटर स्लाइस डॉट जेएस, ये फाइल हमारी बन गई। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा हमको, ये दो चीज हमारी बन गई। अब हमको कंपोनेंट बनाने, तो कंपोनेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है SRC, इसके अंदर हम एक कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बना लेते हैं जो कि हमको कंपोनेंट बनाने के काम आएगा। तो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट नाम से फोल्डर यहाँ पर बना लेते हैं।
तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, SRC के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया मैंने। कंपोनेंट्स, ठीक है, ये फोल्डर हो गया। और कंपोनेंट्स के अंदर मैं बनाता हूँ यहाँ पर काउंटर, क्योंकि हम एक काउंटर ऐप बना रहे हैं, तो काउंटर डॉट JSX बनाया मैंने, ये फोल्डर बना मेरा। और यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर मैं इसको रीड करता हूँ और दोबारा से एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पर काउंटर डॉट JSX और RFC, यहाँ सर मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देता हूँ जो कि होगा मेरा काउंटर। अब मेरे को यहाँ पर एक कोडिंग करनी है, तो जो स्टोर हमने बनाया ना, ये जो स्टोर हमने बनाया है, इस स्टोर का एक्सेस देने के लिए हमको, इस स्टोर को पूरी एप्लीकेशन एक्सेस कर पाए, इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होगी? तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमारी होगी यहाँ पर मेन डॉट JSX के अंदर। तो अपन मेन डॉट JSX में चलते हैं पहले। ये हमारी मेन डॉट JSX फाइल हो गई है और मेन डॉट JSX फाइल में हमको सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एक प्रोवाइडर यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमारे स्टोर कंपोनेंट को, हमने जो स्टोर बनाया है वो स्टोर को एप्लीकेशन ग्लोबली दे देगा, यानी कि पूरी एप्लीकेशन में जो हमारा स्टोर है वो एक्सेस कर पाएगा। तो मैं एक प्रोवाइडर, सबसे पहले प्रोवाइडर को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोवाइडर, इंपोर्ट, और यहाँ प्रोवाइडर हो गया मेरा, इंपोर्ट प्रोवाइडर। और ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम, ये होगा रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, रिएक्ट। और ये प्रोवाइडर जो है वो स्ट्रिक्ट मोड को हटा के मैं यहाँ प्रोवाइडर कर दे रहा हूँ। और अब हमको स्टोर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोर और एज ए प्रॉप्स यहाँ पर पास कर देता हूँ स्टोर, ठीक है। अब ये स्टोर हो गया, लेकिन स्टोर हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो हमको स्टोर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम, कहाँ से? APP के अंदर से स्टोर डॉट JSS। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टोर को अवेलेबल करवा देगा पूरी एप्लीकेशन के अंदर। अब हम चलते हैं यहाँ पर, अब हम फीचर फोल्डर के अंदर चलते हैं, क्योंकि अब हमको रिड्यूसर्स बनाने हैं और स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन करनी। तो पहला काम हमारा जो है वो है, यहाँ पर हम चलते हैं फीचर्स फोल्डर के अंदर, काउंटर स्लाइस डॉट JSS में जाते हैं। तो यहाँ पर अपन आ गए हैं और यहाँ पर अपने को क्या करना है, सबसे पहले हमको एक हुक चाहिएगा यहाँ पर। तो मैं लेता हूँ इंपोर्ट, और फंक्शन चाहिएगा, हुक तो नहीं बोल सकते, क्रिएट और क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस, ये एक हुक हमको, ये एक फंक्शन हमको चाहिएगा क्रिएट स्लाइस। और ये क्रिएट स्लाइस कहाँ से मिलेगा हमको? क्रिएट स्लाइस हमको मिलेगा फ्रॉम रिडक्स टूल किट, फ्रॉम रिडक्स टूल किट। अभी क्रिएट स्लाइस करेगा क्या? तो हमें रिड्यूसर बना के देगा, रिड्यूसर भी बना के देगा और एक्शन भी बना के देगा। तो सबसे पहले हमको एक स्टेट चाहिएगी, तो हम एक स्टेट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट बना ली, इनिशियल स्टेट, ये एक स्टेट हो गई। और इसकी वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर 0 कर दी, काउंटर, और काउंटर की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 कर दी, ठीक है, काउंटर 0। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू है उसको यहाँ पे कर दिया 0, और ये वैल्यू हमारी हो गई 0। ये हमारी इनिशियल स्टेट बन गई और इनिशियल स्टेट हमारी 0 बन गई। अब हमको क्या करना है, रिड्यूसर बनाने, तो 3 रिड्यूसर हमको चाहिए, एक रिड्यूसर हमको चाहिए, 3 रिड्यूसर हमको चाहिए। एक रिड्यूसर चाहिए कि जो प्लस प्लस कर दे, यानी इंक्रीमेंट बाय 1 कर दे, +1 से इंक्रीमेंट करे। एक डिक्रीमेंट यानी कि -1 कर दे, और एक रीसेट कर दे। इस तरह से हमको 3 रिड्यूसर यहां पर बनाने हैं। तो 3 रिड्यूसर कैसे बनेंगे? तो उसके लिए मैं यहां लिखता हूं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहां पर मैं लिखता हूं काउंटर स्लाइस,
काउंटर स्लाइस, और यहां पर मेरे को लिखना पड़ेगा क्रिएट स्लाइस। अब ये क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन है, लेकिन इसको एज ए ऑब्जेक्ट हमको पास करनी पड़ेगी वैल्यू। तो एज ए ऑब्जेक्ट यहां पर पास करनी पड़ेगी। पहला ऑब्जेक्ट आएगा नेम, तो नेम में यहां पर आ जाएगा काउंटर। दूसरा आएगा इनिशियल स्टेट। अब ये इनिशियल स्टेट मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट, इनिशियल स्टेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक इनिशियल स्टेट हो गया। अब हमको रिड्यूसर बनाने हैं, तो जितने भी रिड्यूसर बनाने हैं वो एक रिड्यूसर ऑब्जेक्ट के अंदर सारे रिड्यूसर हमको बनाने हैं। तो पहले तो मेरे को रिड्यूसर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, रिड्यूसर्स, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट। सबसे पहला बनाना है मेरे को इंक्रीमेंट, तो मैंने लिखा इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट रिड्यूसर हमको दो आर्गुमेंट देता है, कि स्टेट देता है और एक एक्शन देता है। तो अभी यहाँ एक्शन की जरूरत नहीं थी, ये ऑप्शनल है, मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ। एक्शन का मतलब अगर कोई पैरामीटर हमको देना है तो वो हमको एक्शन से मिलेगा। तो मैंने यहाँ रिड्यूसर लिया। अब इंक्रीमेंट, अब ये एरो फंक्शन है, तो एरो फंक्शन है तो यहाँ मैंने लिया स्टेट, और स्टेट के बाद ये मैं यहाँ पर स्टेट डॉट काउंटर प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट प्लस प्लस किया, तो ये डायरेक्ट प्लस प्लस क्यों हो पाया, क्योंकि हमने रिडक्स टूलकिट यूज किया था। ये जो मेथड है वो रिडक्स टूलकिट का मेथड है, और ये हम लोग डायरेक्ट स्टेट को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता, डॉट 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 स्टेट डॉट काउंटर कॉमा काउंटर प्लस प्लस, या काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो ये फायदा हमको यहाँ पर इसका मिला। अब उसी तरीके से हमको बनाना है एक डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं डिक्रीमेंट, और ये डिक्रीमेंट जो है वो भी क्या है, यहाँ पर एक स्टेट है, और ये जो स्टेट है वो भी मेरा डिक्रीमेंट है। तो स्टेट डॉट काउंटर, स्टेट डॉट काउंटर माइनस माइनस, तो ये हमारा डिक्रीमेंट का हो गया। और फिर हमको एक रीसेट चाहिए, तो मैंने यहाँ लिया रीसेट, और रीसेट में यहाँ पर मैंने लिया स्टेट, ये स्टेट हो गया, और स्टेट में मैंने यहाँ पर स्टेट डॉट काउंटर 0, स्टेट डॉट काउंटर 0। ये हो गया मेरा रिड्यूसर्स। अब इनको मेरे को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेंगे, यानी इन तीनों को मुझे एज ए एक्शन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं, तो मैंने यहाँ लिखा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद यहां मैं लिख दूंगा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और रीसेट फ्रॉम काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। ठीक है, फिर मैं यहां लिखता हूं एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिड्यूसर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहां मैं लिख देता हूं काउंटर स्लाइस, काउंटर स्लाइस, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर्स, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। तो ये हमारी स्लाइस बन गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक कंपोनेंट बनाना है। तो कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे, कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, और हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया और इसमें काउंटर डॉट जेएसएक्स हमने बना लिया। तो अभी हमको कोडिंग करनी है काउंटर डॉट जेएसएक्स में। तो काउंटर डॉट जेएसएक्स में सबसे पहले तो हमने ये जो तीनों यहाँ पर रिड्यूसर लिए हैं इनको अपन इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अपन यहाँ चलते हैं और यहाँ पर अपन लिखते हैं इंपोर्ट। तो यहाँ इंपोर्ट में गए, और इंपोर्ट में यहाँ पर मैंने लिखा इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पर मैंने लिखा डिक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पर मैंने लिखा रीसेट। और ये जो है वो हम कहाँ से लेंगे, ये हमने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि इन तीनों की जरूरत है, तो तीनों को हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में हमने देखा था कि हमको दो हुक भी चाहिएंगे, तो उन दो हुक को भी हम ले लेते हैं। तो हमने इंपोर्ट किया, एक तो हमने किया यूज सेलेक्टर, तो हमको एक जरूरत है यहाँ पर यूज सेलेक्टर की, तो ये यूज सेलेक्टर हो गया, यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर SELECT, यूज सेलेक्टर। और एक है यूज सेलेक्टर, दूसरा जो है हमको वो यूज करना है यूज डिस्पैचर, यूज डिस्पैच। ये हम लेंगे फ्रॉम कहां से, फ्रॉम रिडक्स टूलकिट, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। तो रिएक्ट, और ये जो मेथड है वो रिएक्ट रिडक्स।
रिडक्स, रिएक्ट, रिडक्स, रिडक्स, राइट। तो ये हो गया, एक क्या हो गया हमारा, यूज सेलेक्टर हो गया और यूज डिस्पैच हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि डिस्पैच, डिस्पैच, PATCH, PATCH, डिस्पैच, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, कोडिंग लिखनी है। तो कोडिंग में सबसे पहले ये जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर है ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर अब देखिए, अगर आपको सबसे पहले तो डिस्पैच करना है तो डिस्पैच हमको एक फंक्शन रिटर्न करता है। तो अपन क्या करेंगे यहां पर, डिस्पैच, PATCH, कॉन्स्ट डिस्पैच, और यहां पर मैं लिखूंगा यूज डिस्पैच, ठीक है। तो एक फंक्शन आ जाएगा। अब इस फंक्शन का यूज हम करेंगे वैल्यू को डिस्पैच करने के लिए। फिर मेरे को यहाँ कॉन्स्ट और यहां पर मैं लिखूंगा वैल्यू। अब ये वैल्यू कौन सी है, तो ये वैल्यू हमको यूज सेलेक्टर से मिलेगी, यानी कि हम स्टोर के अंदर से डेटा लेके आ रहे हैं। तो मैंने स्टोर के अंदर से डेटा लाया, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टोर, यहां पर मैं लिखता हूं स्टेट, ये स्टेट हो गई मेरी, और स्टेट को मैं कर दूंगा यहां पर स्टेट डॉट काउंटर, ठीक है। स्टेट डॉट काउंटर, आप यहां पर जाओगे तो ये काउंटर ही हमने बनाया है, तो स्टेट डॉट काउंटर, तो स्टेट डॉट काउंटर मेरे को यहां पर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे को मिल गई। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू इस काउंटर स्टेट की वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पर एक काउंटर स्टेट बनाई है, इस काउंटर स्टेट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे को 3 बटन बनाने, तो सबसे पहले मैं 3 बटन बना देता हूं। तो इसको एज ए फ्रेगमेंट यूज करता हूं, और यहां पर सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूं, और यहां पर सबसे पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूं, और इस स्ट्रॉन्ग टैग में यहां पर सबसे पहली चीज तो मैं यहां पर लिखता हूं काउंटर, ठीक। ये एक स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। फिर मैं यहां पर एक BR टैग ऐड कर देता हूं लाइन चेंज करने के लिए, और एक और BR टैग ऐड कर देता हूं लाइन चेंज करने के लिए, और यहां पर मैं बनाता हूं एक बटन। तो ये हो गई मेरी बटन, और इस बटन पे मैं अब एक नहीं 3 बटन बनानी है मेरे को, तो 3 बटन बना देता हूं, 1 2 3, ये 3 बटन हो गई। और यहां पे मेरे को ऑन क्लिक बनाना पड़ेगा, तो यहां पर मैंने ऑन क्लिक बनाया, और ऑन क्लिक में मैं यहां पर बनाऊंगा हैंडल, ये हो गया हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हैंडल इंक्रीमेंट, और इसी तरीके से मेरे को हैंडल डिक्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, यहाँ इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ पर हम रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल, हैंडल में मैं यहाँ लिख देता हूँ रीसेट, तो ये हैंडल रीसेट हो गया। और यहाँ पर ये हैंडल, और हैंडल में यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिक्रीमेंट, ठीक है। अब इन फंक्शन को बना लेते हैं हम लोग, यहां पर चलते हैं और यहां पर एक फंक्शन को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इंक्रीमेंट, एक हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन को बनाता हूं। ये एक एरो फंक्शन है, तो मैंने यहां पर एक एरो फंक्शन बना दिया, और यहां पर मैं लिखूंगा डिस्पैच। अब डिस्पैच में क्या कॉल करूंगा, मैं इंक्रीमेंट कॉल करूंगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट, ये वाला इंक्रीमेंट कॉल होगा और वैल्यू को बढ़ा देगा, स्टेट की वैल्यू को एक बढ़ा देगा। उसी तरीके से मेरे को यहाँ पे डिक्रीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट वाला जो है हैंडल डिक्रीमेंट, हैंडल डिक्रीमेंट, और हैंडल डिक्रीमेंट को भी मैं इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना देता हूँ। और इस पे भी मैं क्या करूंगा, डिस्पैच कॉल करूंगा, और डिस्पैच के अंदर क्या कॉल करूंगा, मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट कॉल करूंगा। तो ये डिक्रीमेंट हो गया, देखो ये डिस्पैच हो गया और यहाँ पर ये डिक्रीमेंट हो गया, तो ये माइनस माइनस वैल्यू हो जाएगी। और उसी तरीके से मैं यहां पर एक बनाता हूं कॉन्स्ट, और यहां पर मैं बनाता हूं हैंडल, तो ये हो गया मेरा हैंडल, और हैंडल रीसेट। तो रीसेट क्या करेगा, तो मैं यहां पर जो है वो डिस्पैच करूंगा, किसको डिस्पैच करूंगा, मैं यहां पर रीसेट को। तो ये जो है वो रीसेट कॉल हो जाएगा, तो रीसेट क्या कर देगा, वैल्यू को यहां पर 0 कर देगा। तो अब हमारी एप्लीकेशन यहां पर बनकर रेडी है, और हम लोगों ने सब कुछ किया। अब हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर टर्मिनल पे जाते हैं हम। ये टर्मिनल आ गया है, न्यू टर्मिनल ओपन किया,
और यहाँ पर मैं npm रन देव लिखता हूँ। npm रन देव लिखेंगे हम cd और npm रन देव किया मैंने, तो ये npm रन देव हो गया और इसको मैंने यहाँ पर रन किया। तो आप देखोगे कि 3 बटन यहाँ पर आने चाहिए, जो कि अभी बटन नहीं आ रहे हैं, यानी कि कुछ एरर आई है। तो हम देखते हैं क्या एरर है। सिंटेक्स एरर है प्रोवाइडर मेन डॉट जेएसएक्स में, मेन डॉट जेएसएक्स, ये मेन डॉट जेएसएक्स है। और मेन डॉट जेएसएक्स में कहाँ पर एरर है? लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 में एरर है प्रोवाइडर होता है ये, प्रोवाइडर। फिर डज नॉट प्रोवाइड ए एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। स्टोर में यहाँ पर एरर है जो हमने इंपोर्ट किया, तो हम लोगों ने स्टोर को कॉन्फ़िग नहीं किया है, तो अभी हमको स्टोर को कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। हम लोगों ने स्टोर जो बनाया है ये हमारा स्टोर है। ओके, हम लोगों ने स्टोर को कॉन्फ़िग नहीं किया इसलिए एरर आ गई। तो अभी स्टोर को कॉन्फ़िग करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको स्टोर में जाके यहाँ लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगर स्टोर, है ना। तो कॉन्फ़िगर और कॉन्फ़िगर स्टोर ये एक फंक्शन है, और ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम एट द रेट और रिडक्स टूल किट। कॉन्फ़िगर स्टोर हमको यहाँ मिल जाएगा, ये हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर हो गया, कॉन्फ़िगर स्टोर। और उसके बाद हमको काउंटर रिड्यूसर भी चाहिएगा, राइट, जो हमने बनाया है वो, तो उसको इंपोर्ट करते हैं हम। इंपोर्ट में हमने क्या किया? काउंटर, ये काउंटर काउंटर रिड्यूसर हमने बनाया है, तो काउंटर रिड्यूसर हो गया। काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम डॉट 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 फीचर के बाद काउंटर स्लाइस, है ना, फीचर। और फीचर में हमने क्या फोल्डर बनाया? ये फीचर फोल्डर है हमारा, ये सरसी है, कंपोनेंट है फीचर के अंदर हमने काउंटर स्लाइस बनाया, तो ये फीचर है, फीचर के अंदर हमने ये वैल्यू बनाई यहाँ पर काउंटर स्लाइस। ठीक है, अगर हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर एक फोल्डर बना देते काउंटर वाला। फिलहाल हमने यहाँ पर फीचर के अंदर काउंटर स्लाइस बना दी, लेकिन अभी हमारा स्टोर का काम पूरा नहीं हुआ। स्टोर में हम जाते हैं और स्टोर में हमको स्टोर को कॉन्फ़िग करना है, तो मैंने लिखा स्टोर, या स्टोर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्फ़िग स्टोर। ये एक फंक्शन है और ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और ये एक फंक्शन हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं रिड्यूसर, तो ये जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? काउंटर रिड्यूसर। यानी कि हम स्टोर को बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको इस रिड्यूसर को यूज करना। अगर हम कोई और रिड्यूसर लेते तो अगर एक से ज्यादा रिड्यूसर होते तो इसको ऑब्जेक्ट बना के हमको पास करना पड़ता, लेकिन अभी हमारे पास ये रिड्यूसर है, तो हम लोगों ने यहाँ पर काउंटर रिड्यूसर लिख दिया और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैंने यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पर मैंने कर दिया स्टोर। ठीक है, अब ये एरर जो है वो हट जानी चाहिए। अभी एरर आई कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट अनडिफाइंड, लाइन नंबर, यहां पर एरर है। अभी एरर आ रही काउंटर स्लाइस में, काउंटर स्लाइस, ये काउंटर स्लाइस है। काउंटर स्लाइस में इंक्रीमेंट है यहाँ पर, डिक्रीमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर रीसेट है। और जो एरर है वो क्या आ रही है? एरर यहाँ पर आ रही है कि कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट अनडिफाइंड, लाइन नंबर, यहाँ पर कुछ एरर है। ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर काउंटर स्लाइस की तरफ। यहाँ पर हमने ये क्रिएट स्लाइस लिख दिया, बेसिकली ये काउंटर स्लाइड इस आएगा यहाँ पर, ये काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। ठीक है, तो अभी अपन ने इसको भी रिड्यूस कर दिया। और क्या आ रहा है यहाँ पर? प्रोवाइडर इज नॉट डिफाइंड, प्रोवाइडर, ये प्रोवाइड है, ये प्रोवाइडर होता है, तो ये प्रोवाइडर है, यहाँ से हम लिखेंगे प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर हो गया।
तो ये फिलहाल हमारी एप्लीकेशन में ये सब चीजें आ गई। अब अपन देखें तो ये मेन डॉट जेएसएक्स है, तो अभी हमको मेन डॉट जेएसएक्स को भी एपीपी डॉट जेएसएक्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं एपीपी डॉट जेएसएक्स के अंदर। ये हमारी एपीपी डॉट जेएसएक्स आ गई और एपीपी डॉट जेएसएक्स के अंदर मैं ये पूरा कोड हटाता हूँ यहाँ से। ये जो है वो पूरा कोड मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ये पूरा कोड हम हटाते हैं और इसको RFCE से जनरेट करवा लेते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट RFCE क्रिएट फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। और इस div के अंदर हम क्या करते हैं, इस div के अंदर हमको काउंटर कंपोनेंट को यूज करना है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर काउंटर कंपोनेंट। तो ये काउंटर कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो गया, इसको मैंने काउंटर कंपोनेंट बोल दिया। ये जो काउंटर कंपोनेंट है, काउंटर इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद में मैंने यहाँ लिख दिया काउंटर, और काउंटर के बाद में फ्रॉम, और ये हो गया मेरा कंपोनेंट के अंदर से मैंने लिख दिया काउंटर डॉट जेएसएक्स। और यहाँ पर जो है मैं काउंटर को कर देता हूँ कॉल। तो ये काउंटर कंपोनेंट को हमने कॉल कर लिया। तो देखिए काउंटर आया और 3 बटन तो आए, लेकिन बटन के ऊपर कुछ आया नहीं। तो अपन चलते कंपोनेंट की तरफ। ये कंपोनेंट है और यहाँ पर काउंटर है। अब हम जो बटन बना रहे थे उसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट हो गया। फिर लिखना पड़ेगा डिक्रीमेंट, तो ये डिक्रीमेंट हो गया। और फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पर रीसेट, तो मैंने यहाँ पर रीसेट कर दिया। तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट, यहाँ अपन जाएंगे तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट। अब अगर मैंने इंक्रीमेंट किया तो इंक्रीमेंट आना चाहिए और रीसेट भी आना चाहिए, लेकिन काउंटर की वैल्यू, तो काउंटर की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, तो काउंटर की वैल्यू हमको प्रिंट करनी पड़ेगी। कहाँ से प्रिंट करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमने लिखा काउंटर। तो काउंटर तो हमने लिखा, लेकिन काउंटर की वैल्यू हमने प्रिंट नहीं करवाई। तो यहाँ पर हम वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमने यहाँ पर गेट कर ली, राइट। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये 2 3 4 5, ये माइनस, और ये यहाँ पर रीसेट। तो इस तरीके से हमारी काउंटर ऐप बन के रेडी हो गई यहाँ पर। तो जब भी हम रिडक्स टूलकिट का यूज करेंगे तो हमको फोल्डर स्ट्रक्चर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर एपीपी रखना पड़ेगा, यहाँ स्टोर बनाना पड़ेगा। स्टोर को ये बताना पड़ेगा कि कौन से रिड्यूसर्स है जो इसको अपडेट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये काउंटर रिड्यूसर्स बनाए, तो काउंटर रिड्यूसर्स को हमने फीचर में रखा और यहाँ पर हमने काउंटर रिड्यूसर्स बनाए, और ये रिड्यूसर्स की मदद से हमने स्टेट को अपडेट किया। ग्लोबल स्टेट को, मतलब जो स्टोर के अंदर स्टेट है उसको हमने यहाँ पर अपडेट किया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काउंटर ऐप हमने बनाई रिडक्स का यूज करके।